हेलो बच्चों, जैसे कि हमारे सीडीपी के लेक्चर चल रहे हैं तो सीडीपी में जो आज का जो टॉपिक है आपका वो है बाल केंद्रित शिक्षा। और एक तरह से होता है प्रगतिशील शिक्षा। 2 पॉइंट लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट ईयर एग्जाम में, तो ये भी टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं। तो पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। तो जो हेडिंग है, मेन हेडिंग जो है वो है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। और जैसे कि हम पूरे कमिटेड है कि इस सब्जेक्ट में जो है एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि जो आपको पता ना हो या जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हो और आपको पढ़ाया ना गया हो। तो आप निश्चिंत रहें। आज जो टॉपिक है वो है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलता हूं तो बोलना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये हमारा टॉपिक हो गया, जो मेन टॉपिक है इस पीरियड का। तो बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसमें अब जो पहला टॉपिक है वो पहले लिख लेते हैं, बाल केंद्रित। पहले बाल केंद्रित के बारे में देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, दैट मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड या ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं, चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। ये हमारा हेडिंग हो गया पहले वाला, जिसे हम सीख रहे हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, जो शिक्षा दी जाएगी, जो बालक है उसे सेंटर में रखकर सब ताना बाना बुना जाएगा। शिक्षा के लिए जो अनिवार्य एलिमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? शिक्षा के लिए जो अनिवार्य होता है, सबसे पहले एक विद्यालय होता है, उसके बाद शिक्षक होता है, उसमें फिर पाठ्यक्रम होता है, उसके बाद होता है बालक यानी कि विद्यार्थी। तो ये जो 4 एलिमेंट है मुख्य है शिक्षण या अधिगम के लिए, दैट मीन्स टीचिंग या लर्निंग के लिए। तो विद्यालय को आप जानते हैं क्या कहते हैं? स्कूल। शिक्षक हो गया टीचर, पाठ्यक्रम हो गया क्यूरिकुलम, और बालक हो गया स्टूडेंट। तो अगर इन चारों फैक्टर की बात की जाए, तो ये चारों मुख्य तत्व हैं शिक्षण के क्षेत्र में, इनकी बात की जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यह है कि जो भी शिक्षा दी जा रही है उसमें बालक को आपको सेंटर में रखना है, बालक को आपको इम्पोर्टेंस देना है। और उसमें जो भी कमियां हैं, शारीरिक कमियां हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मानसिक कमियां हो सकती हैं, संवेगात्मक हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं, उन सब कमियों को ध्यान में रखते हुए एक कुशल शिक्षक को क्या करनी है? अपनी टीचिंग करनी है, जिससे उन कमियों का पता लगाया जा सके और फिर उनका निदान यानी कि क्योर किया जा सके। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे बच्चा कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या क्या टॉपिक हैं और कैसे कैसे हम उसे सब सीक्वेंस में लाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि इस बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। तो थोड़ा लिख के दिखा देता हूं। इस शिक्षा में बालक को सिखाने के लिए जो विधि भी जरूरी है शिक्षक के द्वारा अपनाई जाती है, परंतु यह विधि
बाल केंद्रित होनी चाहिए, परंतु यह विधि बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो इस शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में, जो चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन है, बालक को सिखाना है, एक कुशल शिक्षक को बालक को सिखाना है, और सिखाना तब तक ही संभव हो पाएगा जब तक जितनी भी कमियां हैं उस बच्चे के अंदर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उनका एक शिक्षक को पता हो अधिगम देने से पहले, लर्निंग देने से पहले। उसके द्वारा सिखाने के लिए जो भी वो विधि अपनाए, जो भी वो मेथड अपनाएगा, वो शिक्षक के द्वारा अपनाई जाएगी, क्योंकि उसे हर हाल में बच्चे के अंदर क्या चाहिए, सुधार चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए। लेकिन जो ये विधि है ये क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, जो चाइल्ड है चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इस प्रकार की शिक्षा जो है, इसका जो टोटल श्रेय है वो मनोविज्ञान को ही दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं पहले मैं आपके सामने। इस शिक्षा का कुल श्रेय को बोल सकते हैं टोटल क्रेडिट बाल मनोविज्ञान को दिया जाता है। बाल मनोविज्ञान, जिसे बोल सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, को दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि सिर्फ बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी में ही सबसे पहले सोचा गया कि इस प्रकार की शिक्षा भी हो सकती है। किस प्रकार की शिक्षा, कि बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज का अस्तित्व भी कुछ हो सकता है। तो ये जो सबसे पहले सोचा गया है ये चाइल्ड साइकोलॉजी में ही सोचा गया है, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो भी लर्निंग या टीचिंग होती है तो लिखना क्या चाहिए, अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम जिसे बोल सकते हैं लर्निंग, अधिगम में जो केंद्रीय स्थान होता है, सेंट्रल प्लेस, जो केंद्रीय स्थान होता है वह बालक के लिए है, वह स्टूडेंट के लिए है। तो जैसे टॉपिक स्टार्ट हुआ है आपका बाल केंद्रित, अभी जो है कुछ तथ्य लिखे जा रहे हैं, कुछ फैक्ट लिखे जा रहे हैं, जिससे आपको इस टॉपिक की जो है थीम समझ में आ जाए कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। तो अधिगम में जो केंद्रीय स्थान होगा, जो सेंट्रल प्लेस होगा, वो क्या होगा, बालक को दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अधिगम के लिए ये 4 मुख्य एलिमेंट होते हैं, विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यक्रम और बालक। तो अगर मुझे बाल केंद्रीय शिक्षा करनी है, करवानी है, तो जो केंद्रीय स्थान होगा, जो सेंट्रल प्लेस होगा, वो बालक को दिया जाएगा। उसके बाद इस शिक्षा में, दैट मीन्स बाल केंद्रीय शिक्षा में, इस शिक्षा में बालक का शारीरिक, जिसे बोल सकते हैं फिजिकल, मानसिक, जिसे बोल सकते हैं मेंटल, तथा सांवेगिक, जिसे बोल सकते हैं इमोशनल, विकास पर ध्यान दिया जाता है, विकास पर ध्यान दिया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो बाल केंद्रीय शिक्षा है इसमें जो है मुख्य रूप से 3 विकास हैं। एक तो शारीरिक विकास, इनके फिजिकल डेवलपमेंट, एक होता है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, तथा तीसरा होता है सांवेगिक विकास, जिसे बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इनमें से हर किसी विकास पर ध्यान दिया जाता है कि बालक का जो है कितना विकास हो रहा है, कितना समय हो चुका है,
उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इन सब चीज़ों को समझते हुए ये प्रयास किए जाते हैं कि जो भी उसके अंदर दुर्बलता है, जो भी उसके अंदर वीकनेस है, उनको दूर किया जाए, उनका निदान किया जाए। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा अपनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है या नेक्स्ट फैक्ट हो सकता है, यदि कोई शिक्षक, यदि कोई शिक्षक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को नहीं जानता है, तब वह बाल मनोविज्ञान, तब वह बाल मनोविज्ञान से हो सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, भी नहीं जान सकेगा, भी नहीं जान सकेगा। अब यदि वह बच्चे को मार पीट कर विकास करना चाहता है, तो यह सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट। यहाँ ये कहा गया है कि यदि एक शिक्षक जो है मनोविज्ञान को नहीं जानता है, इफ ए टीचर डज नॉट नो अबाउट साइकोलॉजी, तब वह बाल मनोविज्ञान को भी नहीं जान सकेगा। देन ही वुड नॉट नो अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। अब यदि वह बच्चों को मारता पीटता है, इफ ही बीट्स द स्टूडेंट्स एंड वांट्स टू मेक एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो दिस इज नॉट राइट, ये कहा गया है। तो मार पीटना किसी बच्चे को किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। अगर मान लिया किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है ये बताती है कि उसमें कोई ना कोई शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसे प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर एक ऐसा शिक्षक जिसे बाल मनोविज्ञान के बारे में पता है, तो वो उसे अच्छी तरह से जान पाएगा उस बच्चे को और अच्छी तरह से उसे टैकल कर पाएगा। तो ये इसमें कहा गया है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, उस बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या ध्यान देना होता है एक शिक्षक को, और जो ये शिक्षा है ये किसे सेंटर में मान के इसका ताना बाना बुना गया है। ठीक, तो काफ़ी इजी से टॉपिक है, कोई भी इसमें टेक्निकल टर्म नहीं आने वाली। बाकी ये हेडिंग पूरा हुआ, बाल केंद्रित शिक्षा तो भी चलेगी, बाकी मैं रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब इससे आगे जो पॉइंट हो सकता है बच्चों इसी में ही, वो क्या हो सकता है उसकी चर्चा करते हैं। अब बाल केंद्रित शिक्षा जो है, चाइल्ड ओरिएंटेड टीचिंग जो है या एजुकेशन जो है, वो तो हमने समझ ली। अब इस बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। पाठ्यक्रम यानी कि क्यूरिकुलम, इसका स्वभाव कैसा होगा, पाठ्यक्रम की जो है विशेषताएं कैसी होंगी, कैसा ये होना चाहिए, तो उन सब बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए ऑब्जेक्टिव, तो उसे हम कर पाए। तो अब ये है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है बच्चों इसमें, जो पाठ्यक्रम है, नंबर 1 पॉइंट, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित
होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। जो क्यूरिकुलम है, curriculum should be based on previous knowledge, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ये तो बच्चों हो गया पहला पॉइंट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है बाल केंद्रित शिक्षा में वो किस प्रकार का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो सकता है ये जो पाठ्यक्रम है छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। छात्रों की, या बालकों की कर देता हूं, बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। इंग्लिश में बोल सकते हैं शुड बी एज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जो बालक उसे पढ़ने वाले हैं उनकी रुचि के अनुसार ये पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है बच्चों की जो पाठ्यक्रम है नंबर 3, इसे लचीला होना चाहिए। लचीला होना चाहिए। इंग्लिश में बोल सकते हैं शुड बी फ्लेक्सिबल। शुड बी फ्लेक्सिबल। पहले मैं लिख लेता हूँ सब पॉइंटों को, फिर आपको एक बार डिफाइन करूंगा कि क्यों होना चाहिए ऐसा, क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है या नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि ये पाठ्यक्रम है ये जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। नंबर 4, जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, जिसे बोल सकते हैं शुड बी यूजफुल फॉर कमिंग लाइफ। जो आने वाला जीवन है उसके लिए इसे उपयोगी होना चाहिए, ताकि इस शिक्षा को जो हम सीख रहे हैं वो आगे हमारे जीवन में उपयोग में लाई जा सके। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गए हैं, इसके 4 पॉइंट हो चुके हैं, आगे भी अभी हैं। नंबर 5 पॉइंट हो सकता है बच्चों वातावरण के अनुसार होना चाहिए। वातावरण के अनुसार होना चाहिए। शुड बी एज एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट होना चाहिए, वातावरण के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट क्या हो सकता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बालक के अंदर राष्ट्रीय भावनाएं विकसित हो सके। जिससे बालक के अंदर राष्ट्रीय भावनाएं विकसित हो सके या कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अराइज ऑफ नेशनल फीलिंग्स। अराइज ऑफ, थोड़ा हिंट बना के लिख रहा हूं, नेशनल फीलिंग्स, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। या हो सकता है तो बेस्ट रहेगा। और पाठ्यक्रम क्या हो सकती है विशेषता, और हो सकता है समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। जैसा समाज चाह रहा है, जैसे सोसाइटी की नीड है वैसा होना चाहिए। समाज के
अनुरूप होना चाहिए। शुड बी एज सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, सोसाइटी के अनुसार या सोसाइटी के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे मानसिक विकास हो। नंबर 8, मानसिक विकास हो, मेंटल डेवलपमेंट हो। नंबर 8 पॉइंट। नंबर 9, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो मानसिक स्तर है वो ऊपर उठना चाहिए। मानसिक स्तर ऊपर उठना चाहिए। जो मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल शुड बी अराइज। और नंबर 10 और लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होना चाहिए। शुड बी एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, शुड बी एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब एक बार मैं फटाफट समझा देता हूं आपको। ये हमने जो 10 पॉइंट लिखे हैं बच्चों, ये क्या लिखे हैं कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसमें जो पाठ्यक्रम बनाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या ऑथराइज बॉडी के द्वारा, वो कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, जिससे बच्चा नए ज्ञान को सीखने से पहले उसे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सके। और एक यही राइट अप्रोच होती है कि अगर अधिगम अच्छी तरह से करना है, लर्निंग एक अच्छी तरह से आनी चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए बच्चे में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वर्तमान में वो ज्ञान ले रहा है और उसका संबंध पूर्व ज्ञान से हो जाए, तो वो बुक्स, वे पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं उसके लिए रुचिकर हो जाती हैं, इंटरेस्टेबल हो जाती हैं और वो चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। बाल को भी रुचि के अनुसार होना चाहिए। अगर बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है या कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं कि उनकी रुचि ही उत्पन्न नहीं होती, तो समझ लो कि अधिगम जो है वो सही से हो ही नहीं पाने का। इसलिए अधिगम के लिए अनिवार्य है कि जो भी पाठ्यक्रम हो वो रुचि के अनुसार हो। उसके बाद लचीला होना चाहिए। लचीले से मतलब यहाँ पे है शुड बी फ्लेक्सिबल, कि कोई चीज़ अगर ऐसी पाठ्यक्रम में है कि जिसका वजूद आज से 10 साल पहले था और आज नहीं है, या आज उसकी मांग नहीं है, तो उसे हटाने में बिल्कुल देरी ना करें और समय के अनुसार कोई भी नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी की कोई नई चीज़ आ रही हो, कंप्यूटर बेस्ड कोई चीज़ नहीं आ रही हो, जो वर्तमान समय से मैच कर सके, उसे तुरंत ही इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। तो इतना लचीला होना चाहिए कि कोई चीज़ में हटा सकते हैं और कोई चीज़ नई भी ला सकते हैं। जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। शिक्षा तो कोई भी हो, अगर वो जीवन में आने वाले जीवन के लिए उपयोगी होगी तभी उस शिक्षा का कोई अर्थ होता है, कोई मायने होते हैं। वातावरण के अनुसार होना चाहिए। जिस वातावरण में भी आप जाओ, मान लो कोई बच्चा स्कूल में है या कहीं बाहर है, आगे जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका व्यक्तित्व बनेगा, पर्सनैलिटी बनेगी, और पता नहीं वो कितने तरह के वातावरण से अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करेगा, तो उस समय भी वो शिक्षा ही कामयाब हो आएगी इसके, जो उसने शिक्षा ग्रहण की है। तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम इस प्रकार ही होना चाहिए। राष्ट्रीय भावनाएं विकसित हो सकें, कहीं ना कहीं देश से भी जुड़ी हुई हो शिक्षा, जो पाठ्यक्रम है एक फीलिंग्स हो देश के लिए, तो ऐसा पाठ्यक्रम हो, ऐसे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो उसमें। समाज के अनुरूप होना चाहिए, जो सामाजिक बातें हैं, सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, उसका भी हमें पता होना चाहिए। मानसिक विकास हो, मानसिक स्तर ऊपर उठे, और जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जो बालक होते हैं वो विभिन्नताओं की वजह से अलग अलग प्रकार के होते हैं। विशिष्ट बालक जो हमने पढ़े थे, स्पेसिफिक चिल्ड्रन, जिसमें प्रबल बुद्धि के भी थे, दुर्बल बुद्धि के भी थे, मंद बुद्धि भी थे। तो इसमें हर एक बच्चे को जो एजुकेशन है उसके हिसाब से दी जानी चाहिए।
ऐसा हमने पहले भी समझाया पढ़ा है। तो ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें जो सिलेबस है, जो क्यूरिकुलम है, वो इस प्रकार होना चाहिए। तो ये टॉपिक पूरा हो गया बच्चों, बाल केंद्रित। इसमें मैं रब कर देता हूँ। अब दूसरा पॉइंट करेंगे। बाकी इसमें ऐसे कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जस्ट आपको पता होना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा को अगर आपसे पूछे कि क्या है तो उसके ऊपर से आप 5, 10, 15, 20 लाइन लिख सको या बता सको। और यही चीज़ें जरूरी होती हैं जो आगे काम आएंगी आपको। अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रगतिशील शिक्षा में और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर है खुद ही पता चल जाएगा जब दोनों को हम डिफाइन कर लेंगे अलग। अब प्रगतिशील शिक्षा में क्या है, सबसे पहले इस शिक्षा के साथ एक मनोवैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान तो बहुत सारे होते हैं, बाकी ये काफी फेमस है। इनका नाम है जॉन डेवी। जॉन डेवी। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई कि जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप कहेंगे कि जॉन डेवी को दिया जाता है। जॉन डेवी। स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, DEVEY, जॉन डेवी। अभी जो जॉन डेवी है ये कौन से देश के हैं, तो ये USA के हैं, अमेरिका के हैं। एक बात ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई प्रगतिशील शिक्षा जो है किसने दी थी, जॉन डेवी ने दी थी, और ये कहाँ के थे, अमेरिका के। अब इन्होंने जो डिफाइन किया है प्रगतिशील शिक्षा को, किसने, जॉन डेवी ने, क्या डिफाइन किया है, इन्होंने कहा है कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो उद्देश्य है बालक में या बालक की शक्तियों का विकास करना। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है कि प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है, प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है बालक की शक्तियों का विकास और विस्तार करना। विकास और विस्तार करना। तो ये जॉन डेवी ने कहा है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसकी मीनिंग ये है कि जो बच्चे में पावर हैं, जो एग्जिस्टेड पावर है, जो पहले से इसमें शक्तियां हैं, उनका एक्सपेंशन हो और उनका डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा क्या दिया बच्चों, डेफिनेशन देने का प्रयास किया है, परिभाषा दी गई है इसके द्वारा। उसके बाद जो आगे इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ हो सकते हैं, जिसके तथ्य हैं, जो इंपोर्टेंट बातें हैं, वो हैं जॉन डेवी ने इस बात को और मजबूत करने के लिए या प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताने के लिए कुछ और विशेषताएं भी बताई हैं इसकी। तो बहन डाल लेते हैं विशेषताएं। तो जो विशेषताएं हैं ये किसकी हैं बच्चों, प्रगतिशील शिक्षा की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। अब यहां जॉन डेवी महोदय ने कहा है नंबर 1 कि जो शिक्षा है बालक के लिए है, शिक्षा बालक के लिए है, जबकि बालक शिक्षा के लिए नहीं है, जबकि बालक शिक्षा के लिए नहीं है। तो ये भी काफी अच्छी बात बोली इन्होंने कि जो शिक्षा नाम का एक टूल बनाया गया है ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, अपने विकास
हर एक क्षेत्र में विकास कर सके, हर एक दिशा में जा सके। तो जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। बालक तो बहुत सारी और एक्टिविटी भी कर सकता है, लेकिन जो शिक्षा बनाई गई है, जो शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया गया है, जो स्वरूप बनाया गया है, वो बालक के लिए बनाया गया है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड, बट चाइल्ड इज नॉट फॉर एजुकेशन, बट चाइल्ड इज नॉट फॉर एजुकेशन, ये कहा गया है। चाइल्ड इज नॉट, ऊपर लिखा जा रहा है, फॉर एजुकेशन। तो ये पहली विशेषता हो गई बच्चों, किसकी? प्रगतिशील शिक्षा की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। उसके बाद अन्य विशेषता क्या हो सकती है? दूसरी विशेषता हो सकती है कि बालक के लिए, नंबर 2, बालक के लिए ऐसा वातावरण हो, बालक के लिए ऐसा वातावरण हो जिसमें बालक का सामाजिक विकास हो सके, जिसमें बालक का सामाजिक विकास हो सके। सामाजिक विकास को कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो बच्चे के लिए ऐसा बनाया जाए ताकि उसका सोशल डेवलपमेंट हो सके। जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सके, और ग्रुप में आने के बाद सहभागिता, सहयोग की भावना से परिपूर्ण हो सके। तो एक कुशल शिक्षक के लिए या एक अच्छे विद्यालय के लिए जरूरी है कि जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं वो सब कैंपस के अंदर या स्कूल के अंदर ही कराने का प्रयास किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी शिक्षा के लिए, प्रगतिशील शिक्षा के लिए ऐसा समाज हो जिसमें भेदभाव न किया जाए, भेदभाव न हो। ऐसी सोसाइटी हो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर ही एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है कि जिसमें भेदभाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा में सभी को समान अधिकार मिलते हैं, सभी को समान अधिकार मिलते हैं, इक्वल राइट्स। हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों का वर्णन है, फंडामेंटल राइट्स का। इसी तरह से कहा गया कि जो प्रगतिशील शिक्षा है वो जिस प्रकार से हो, उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो कि जितने भी बालक हैं उनमें कोई भेदभाव ना हो, उनमें सभी को समान अधिकार दिए जाएं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा में अधिक व्यवहारिक होने पर या बनने पर बल दिया जाता है। व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, अधिक व्यवहारिक का मतलब हो गया मोर प्रैक्टिकल। मतलब क्या है कि जब भी आप पढ़ रहे हो या एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो तो वहाँ प्रैक्टिकल होकर सोचना है आपको, इमेजिनरी नहीं सोचना, केवल पढ़ना नहीं है। शोध में, रिसर्च में ध्यान लगाना है, क्यों, कैसे, इन सब बिंदुओं पे विचार करना है। यानी कि एट द टाइम ऑफ गेटिंग एजुकेशन आपको यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना है
तो ये भी एक विशेषता है प्रगतिशील शिक्षा की। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, जॉन डीवी ने 2 तत्वों को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। तो अभी मैं नंबर 6 में लिख देता हूं। जॉन डेवी हैं, जो मैं शुरू में बता आया हूं। जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा के लिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए 2 तत्व महत्वपूर्ण बताए हैं। 2 तत्व, 2 एलिमेंट्स मुख्य बताए हैं या महत्वपूर्ण बताए हैं। इनमें जो नंबर 1 है वो तो है बच्चों रुचि, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, और जो दूसरा है वो है प्रयास, जिसे कह सकते हैं एफर्ट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये मैं पहले कह चुका हूँ। ये चीज़ें जो है सुनने में बहुत आसान लगती हैं, पढ़ने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब इनमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे और वहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ये 4 ऑप्शन ऐसे होंगे कि अगर आपने नहीं पढ़ रखा अच्छी तरीके से तो आपको ये पता ही नहीं चल पाने का कि उसका आंसर कौन सा सही था कौन सा गलत था। तो सिर्फ इस हिसाब से आप इस सब्जेक्ट को कर ही नहीं सकते। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जॉन डीवी महाशय ने क्या कहा है, किन 2 तत्वों को कहा है, एक तो रुचि और एक प्रयास, यानी कि इंटरेस्ट और एफर्ट। तो साफ साफ पता चल रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा वो है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो है जिसमें बच्चे की रुचि हो, बालक की रुचि हो। जैसे हम ये पढ़ के आए थे पीछे, ये जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इस तरह से होना चाहिए इसमें जो बच्चे का इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाए, और जब इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाएगा तो बच्चा जो है उसमें अच्छा करने का प्रयास करेगा ही करेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप तो उसके बाद है, प्रयास वो तभी करेगा जब उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है या जो क्यूरिकुलम है, पाठ्यक्रम है या घटनाएं हैं, या आपको उसमें क्या क्या टॉपिक रखने हैं, क्या क्या सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखनी है, वो सब इस तरह से मैनेज या अरेंज होनी चाहिए ताकि उसका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो जाए। जॉन डीवी ने इस चीज़ की वकालत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है प्रगतिशील शिक्षा का नंबर 7। प्रगतिशील शिक्षा में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक को, शिक्षक यानी कि टीचर को महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण माना गया है कि जो टीचर है या जो टीचर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अधिगम के लिए। और साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो समाज का सेवक है। शिक्षक जो है समाज का सेवक है। शिक्षक समाज का सेवक है। टीचर इज ए सर्वेंट, टीचर इज ए सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। ये भी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, जो स्टेटमेंट जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है बच्चों, जो नेक्स्ट विशेषता हो सकती है इसकी, वो कहा गया है कि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें बालक का ऑलराउंड हर तरह से विकास संभव हो। ठीक, एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में। इसे मिटो देते हैं। आठवां पॉइंट है, इस शिक्षा के द्वारा एक ऐसा वातावरण हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें इन विच बालक का प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो सके, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो सके। तो बालक का किसी भी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, बौद्धिक व्यवहार हो, इंटेलिजेंस हो, रीजनिंग पावर हो, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जो भी विकास के लक्षण है उसमें होनी चाहिए। अगर वो सब उसमें हो रहे हैं तो हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं प्रगतिशील शिक्षा के कुछ मायने हैं, अन्यथा ये सिर्फ टर्म बन के रह गई है, इसका कोई फायदा नहीं है। नंबर 9 पॉइंट,
इस शिक्षा में शिक्षकों को बालकों पर अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए, थोपनी नहीं चाहिए। इसका मतलब कि जो कुशल शिक्षक है, जो एक अच्छा टीचर है, उसे बच्चों के साथ किसी भी तरह से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो भी बात कही जा रही है उसे लॉजिकली समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, जबरदस्ती अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए। ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है नंबर 10, एक विशेषता और कर लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा इस प्रकार से हो, शिक्षा इस प्रकार से हो कि बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व, बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व, जिसे बोल सकते हैं टोटल पर्सनैलिटी, टोटल पर्सनैलिटी बन सके। तो प्रगतिशील शिक्षा कुछ इस प्रकार से हो कि बालक का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसका निर्माण हो सके। इस तरह से बच्चे टॉपिक पूरा हुआ। और इस पीरियड में हमने जो जाना है वो ये जाना है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके मायने क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तथ्य क्या हैं। बाल केंद्रित शिक्षा अगर मान लें किसी स्कूल में कराई जा रही है तो क्यों कराई जा रही है। इसी तरह से फिर हमने देखा कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। जब हमने इन दोनों की विशेषताएं पढ़ ली, स्टडी कर ली, इन दोनों की मीनिंग समझ ली, तो कहीं ना कहीं हमें इनमें अंतर भी समझ में आ गया कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो तो जो भी कुछ है बच्चे को सेंटर में रख के, ध्यान में रख के सब कुछ तैयार की जाएंगी, चाहे वो पाठ्यक्रम हो या रूपरेखा हो या जो भी एक्टिविटी की जा रही है उसके सेंटर में क्या होना चाहिए, चाइल्ड ही होना चाहिए। और जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें क्या है, उसमें बालक के लिए कुछ नए नए प्रावधान करे हैं जिससे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बन सके, उसमें हर तरह का विकास हो सके, उसके मानसिक स्तर में सुधार हो सके, ये सब चीज़ें। तो ये तो थोड़ी सी में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। लेकिन मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो ओवरऑल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो बालक है उसमें हर एक क्षेत्र में विकास हो, उसमें जितनी भी समस्याएं हों उससे पहले ही जो शिक्षक है वो उन समस्याओं के बारे में जान सके और समय से पहले ही उनका निदान कर सके। चलिए इस पीरियड में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट पीरियड में बहुत जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।